हेलो माय क्यूटी लियनेंस, वेलकम टू माय चैनल द कैम्वर्स बाय श्रेया। हम्म पर ये चैनल आपके लिए नहीं है अगर आपको सच में लगता है कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मगिंग अ फॉर्मूलाज। बट अगर आपको सच में केमिस्ट्री के फॉर्मूला सिर्फ रटने नहीं है, उसको समझने भी है ताकि आप फ्यूचर में खुद के फॉर्मूलाज बना सको। हाँ हाँ, खुद के फॉर्मूलाज। वो तब होगा जब आप इस चैप्टर या केमिस्ट्री में पूरी तरीके से ग्रिप बना पाओ। और ग्रिप कैसे बनेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइस। यूजुअली क्या होता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन हम पूरे साल भर तो करनी होते हैं। अक्सर जब 2-3 महीने रह जाते हैं तो हमें याद आता है कि ओह! हमारे सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा डिलेमा उस समय ये रह जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें या सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि दोनों एक साथ कंप्लीट करना तो लोगों के लिए इम्पॉसिबल जैसा साउंड करता है। इसी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाने मैं आई हूँ अपने इस चैनल। मेरे चैनल का मोटिव ही यही है कि हम आपको वही सिखाने वाले हैं जो ज़रूरत है। रियल लाइफ केमिस्ट्री और एग्जामिनेशन हैक्स दोनों को कंबाइन करके पढ़ाना चाहते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट भी ना छूटे और सिलेबस भी नहीं। तो मेरी बातें मैं और बोलूँ या आप कन्विंस हो गए? ओके, सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस वेरी फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर में फर्दर जाने से पहले मैं आपको इसके ब्लूप्रिंट के बारे में बता देती हूँ कि इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये क्यों ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में, और इस चैप्टर से आप क्या-क्या बन सकते हो या फिर अपने क्या ऐसा फ्यूचर स्कोप है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं रेट, स्पीड ऑफ रिएक्शंस। ओके, स्पीड, कोई भी रिएक्शंस तेज़ होती है, जल्दी होती भी है या नहीं होती है। इस चैप्टर के अगर एंड तक आप बने रहोगे तो आप बेसिकली आप रेट ऑफ रिएक्शंस को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। इसको स्टॉपवॉच ऑफ केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। ओके, आपने कभी सोचा है कि 2 मिनट में कोई नूडल्स बन जाता है, कभी रस्टिंग ऑफ आयरन मंथ्स ले लेते हैं, या फिर एट द सेम टाइम डायमंड्स बनने में लाखों साल का समय क्यों लग सकता है? केमिस्ट्री सेम है पर इनकी स्पीड अलग क्यों? कोई भी दवाई हमारे बॉडी में जल्दी काम करेगी या देर से काम करेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं इन दिस चैप्टर। और एट द सेम टाइम अगर आपका दिमाग है कि आप एट द सेम टाइम फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट या फिर एनवायरमेंटल साइंटिस्ट या फिर केमिकल इंजीनियर जैसे फील्ड में जाना चाहते हो या आप बनना चाहते हो, तो ये चैप्टर आपके बेस की तरह काम करने वाला है। तो आई थिंक दिस इज़ टू मच फॉर दिस। तो बिना किसी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। बेसिकली हम इसको डिफाइन करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। इस कंसंट्रेशन को आप रिएक्टेंट भी ले सकते हो, प्रोडक्ट भी ले सकते हो। रिएक्टेंट्स जो होते हैं यूजुअली समय के साथ घटते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं समय के साथ बढ़ते हैं। तो उनका कंसंट्रेशन का चेंज, बढ़ना या घटना, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट दोनों का, समय के साथ ही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। ओके, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, हमें सिंपल पता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं हमेशा घटते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इतना तो आपको पता ही होगा। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ रहे होते हैं। ओके, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे है हम जान लेते हैं। एक सेकेंड। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम जान लेते हैं। आप यहाँ पे देखो, T1 पे रेत की कंसंट्रेशन R1 है और T2 पे R की कंसंट्रेशन R2 है, और इनके बीच का चेंज ही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। और सिंपल सा एग्जांपल ले लो आप। फॉर एग्जांपल रिएक्शन के स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के सपोज 4 मोल थे, और समय के साथ T2 टाइम पे इसके 2 मोल्स ही बच जाते हैं बस। ओके, T1 पे ये टाइम है देख लो, और ये T2 पे टाइम है। और प्रोडक्ट्स के मान लो स्टार्टिंग में 0 थे, स्टार्टिंग में कुछ नहीं थे, क्वेश्चन मार्क, और समय के साथ चेंज होके, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ यहाँ से वो चीज़ें निकली हैं 2, 2 बचे हैं तो मतलब ऑब्वियस सी बात है इसमें से 2 प्रोडक्ट में चले गए होंगे। तो T2 पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है? 2 है, T1 पे 0 है। ओके, तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से देख सकते हो कि रिएक्टेंस जो है वो घटा है समय के साथ, और प्रोडक्ट जो है वो बढ़ा है समय के साथ। तो इनके बीच का, अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे रेट निकालना हो, इनके टाइम का डिफरेंस और इनमें कितना डिफरेंस है, अगर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो वही चीज़ें हमारी क्या कहलाएगी? रेट कहलाएगी। सिंपल तरीका है। आप सिर्फ रिएक्टेंट्स और ये केमिस्ट्री या फिर केमिकल काइनेटिक्स में ये सिर्फ रेट नहीं देख सकते हो, आप रियल लाइफ में भी रेट रेट देख सकते हो। ओके, हम बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ रेट। सबसे पहला होता है एक एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा। एवरेज में ओवरऑल रिएक्शंस में एक-एक लार्ज टाइम इंटरवल के लिए यूज़ होता है एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? वो एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, जब डेल्टा टी, एक सेकंड। ओके, ओके।
सो इंस्टेंटेनियस रेट मतलब डेल्टा टी जब 0 के बराबर हो जाए, उसको इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। एट अ इंस्टेंट क्या स्पीड है, एट अ इंस्टेंट क्या चीज़ है, उसको इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। और एवरेज रेट पूरे रिएक्शंस का एक टाइम लार्ज टाइम इंटरवल में क्या उसकी स्पीड है, उसको एवरेज रेट कहते हैं। इनको हम डिनोट करते हैं दिस कॉल्ड डेल्टा, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी। कोई भी रिएक्शंस है, अगर उसमें डेल्टा दिया है तो समझ लो एवरेज स्पीड, एवरेज रेट की बात हो रही है। और अगर डी दिया है तो सिंपल से समझ लो ये इंस्टेंटेनियस रेट की बात हो रही है। चलो सिंपल से एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ये रिएक्शंस, ये एग्जांपल देख रहे हो, 2 रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट्स के मोल हैं और 3 प्रोडक्ट के मोल्स हैं। अब इनको हम 2 तरीके से कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको एवरेज की बात करें, तो हम इसको क्या लिखेंगे? आर की कंसंट्रेशन, अ, ठीक है, और टी एट द टाइम टी। और ये एवरेज रेट की बात हो रही है तो क्या यूज करेंगे हम? डेल्टा टी। और जो इसके कोफिशिएंट होते हैं, जो इसके बगल में जो मोल्स होते हैं, वो एक एज अ कोफिशिएंट काम करते हैं और वो हमेशा नीचे आ जाते हैं। आगे चलो मैं इसको और इलेबोरेट करके समझाऊंगी कहाँ कोफिशिएंट लिखने चाहिए, कहाँ नहीं लिखने चाहिए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना जान लो। और इंस्टेंटेनियस रेट, अगर किसी रेट में आपको डी ये चीजें दिख रही हैं, तो समझ जाओ इंस्टेंटेनियस रेट की बात हो रही है। चलो हम लोग बात करते हैं, एक मिनट, चलो एक जनरल एक्सप्रेशन लेते हैं। चलो हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लो ये जो रिएक्शंस है ये दिया हुआ है। इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखेंगे, एवरेज क्योंकि बहुत कम रहता है। मोस्टली जो होता है ये इंस्टेंटेनियस ही होता है। तो फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है आपको, अल्फा ए प्लस बीटा बी इज कन्वर्टेड इनटू गामा सी प्लस डेल्टा डी। अब इसको हम लिखे कैसे? एक चीज हमेशा याद रखो, सॉरी मैं एक चीज बताना आप लोगों को भूल गई, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वही भूल गई। माय गॉड। एक चीज याद रखो, हमेशा रिएक्टेंट के सामने हमेशा माइनस साइन लगता है और प्रोडक्ट के सामने हमेशा प्लस साइन लगता है। अब पूछो क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा रेट को हम पॉजिटिव मानते हैं। रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट शुड ऑलवेज हैव टू बी पॉजिटिव। एंड हमने अभी ऊपर देखा कि रिएक्टेंट समय के साथ घटता है, तो R1 की जो कंसेंट्रेशन होगी वो हमेशा R2 से बड़ी होगी, जिसके वजह से ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। जस्ट बिकॉज उसकी वजह से रेट माइनस ना हो जाए, इसके लिए हम आगे माइनस लगाते हैं। और प्रोडक्ट तो ऑलरेडी कम होता है, इसलिए हम उसको आगे प्लस लगाते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रेट को हमेशा हमें पॉजिटिव कर रखना होता है। ओके, समझ आ गई? इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं याद करने के लिए, मेरे तो सिंपल यही तरीके हैं। ओके, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग इस जनरल एक्सप्रेशन के बारे में। तो इसको अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे, तो ये जो ए दिख रहा है इसको आप यहाँ लिख दो, बी जो दिख रहा है यहाँ लिख दो। जस्ट बिकॉज ये रिएक्टेंट्स है तो इनके आगे माइनस साइन लगाना जरूरी है मुझे। और जो इनके कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा है, इनको इसके नीचे। और यहाँ डी देख के क्या समझ में आता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। अब प्रोडक्ट की बारी आ रही है, तो प्रोडक्ट में हम इज इक्वल टू करके यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ने बताई, पी फॉर पॉजिटिव और पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, दिस इज कॉल्ड अल्फा, इसको हम नीचे रखेंगे और डी को आप यहाँ उतार दो। ओके, अगर इसका एवरेज लिखना है तो एवरेज कैसे लिखेंगे, चलो हम ऊपर लिख के दिखाते हैं। अगर एवरेज लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 1/अल्फा, अब यहाँ पे डेल्टा ए, नीचे डेल्टा टी। ये रिएक्टेंट है तो इसके आगे हम माइनस साइन लगाएंगे। ओके, इज इक्वल टू 1/बीटा, यहाँ माइनस लगाना मत भूलना, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब हम लोग बात करें प्रोडक्ट के बारे में, तो अब यहाँ माइनस साइन नहीं लगेगा। अब लोग पहले लिखते हैं 1/गामा। अब यहाँ पे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये प्रोडक्ट है। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, लास्ट में हम लिखते हैं डेल्टा डी डेल्टा टी। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखो तो इनमें यही डिफरेंस होता है, जहां पे आपको डेल्टा साइन दिख जाए तो समझ लो एवरेज रेट की बात हो रही है, और जहां ही आपको डी दिख जाए तो बात कर लो आपकी
सॉरी, इंस्टेंटेनियस रेट की बात हो रही है। ये जो बगल में लगा होता है, ये अल्फा, बीटा, गामा, ये सब सब क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ओके? अब तो ये सारी चीज़ें तो हो गई मैथमेटिकल या फिर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से हमने चीज़ें सीख ली। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। उसके पहले एक चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी है कि रेट क्या होता है? रेट को हमेशा हम पॉज़िटिव मानते हैं। ओके? और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज़ होती है। यूनिट क्या होता है? दिस इज़ योर यूनिट। इसको इलैबोरेट में मत जाओ, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी कि हम इसका यूनिट कैसे निकालते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप देखना चाहो तो देख सकते हो। रेट डिपेंड करता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रेट डिपेंड करता है टेम्परेचर, कंसंट्रेशन सॉरी, कैटलिस्ट एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे। आइए हम इसमें इलैबोरेशन में बात करते हैं। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? जब भी हम टेम्परेचर बनाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये मत पूछना मुझसे, और अगर नहीं आता है तो मैं हूं ना बताने के लिए। सपोज करो आप अपनी क्लास में हो एंड सडनली आपका दोस्त बोलता है कि लेट्स रन टू द कैंटीन। इंस्टेंटली आप तेज से भागते हो, और जब आप भाग रहे होते हो तो आपकी बॉडी काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करती है। काइनेटिक एनर्जी सिंपल लैंग्वेज में आप समझाओ, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर आप स्टिल रहते हो तो आप कोई भी काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस नहीं कर रहे हो, पर अगर आप चल रहे हो तो ईदर यू आर इन मोशन और यू आर रनिंग। अगर आप मोशन में हो तो दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो एक साथ कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है और रिएक्शंस उतनी जल्दी ही तेज होता है। ओके? इसको इलैबोरेट करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन कैसा डिपेंड करता है, कैसा कंट्रीब्यूट करता है रेट ऑफ रिएक्शंस पे। जब भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो सिंपल सा टेम्परेचर की तरह इसका भी है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स आस-पास होंगे, और जब मॉलिक्यूल्स आस-पास होंगे तो उनके बीच में टकराहट भी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा टकराहट होगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस तेज़ होंगी। ओके? कैटलिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बेसिकली एक बड़ा ही बुद्धिमान चीज़ है, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को तेज़ कर सकता है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी नीचे करके। मतलब ये ऐसी चीज़ है, ये पूरे रिएक्शंस में काम भी आता है, पर एट द सेम टाइम ये कंज़्यूम भी नहीं होता है। ही और शी व्हाटएवर, ही दे दैट कैटलिस्ट इज़ वेरी शार्प। ओके? सिंपल सा एक तरीका जान लो, कैटलिस्ट एक ऐसा अल्टरनेटिव पाथवे बता देता है, जिसकी एनर्जी बहुत लो होती है। चलो इसको भी एक एग्ज़ाम्पल से लेती हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है? उस रेस में एक सबसे बड़ा हर्डल ये है कि आपको लंबे-लंबे वॉल्स हैं, उनको पार करना है। तो यूजुअली क्या होगा, जिनकी हाइट लंबी होगी या फिर जो प्रैक्टिस में होंगे, वो उस वॉल को इजीली पास आउट कर लेंगे, पर मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ द पीपल उस चीज को पार नहीं कर पाएंगे। बट व्हाट इफ आई से कि मैं उस वॉल को बहुत छोटा कर दूं। ओके? अब इसमें क्या होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द जो चीज़ें हैं वो ईज़िली पास कर लेंगी। कैटलिस्ट बेसिकली एक तरीका बता देता है, कि एक अल्टरनेटिव पाथवे बता देता है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स या चीज़ें उसको पार कर सकें। ओके? जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शंस तेज़ हो जाती हैं। और एक बोनस चीज़ भी होता है जिसको कहते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे कंट्रीब्यूट करता है? पाउडर्ड फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से रिएक्ट करती है रेदर देन अ बल्की फॉर्म, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शंस जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही तेज़ होगी। ओके? तो अब इनके रियल लाइफ कनेक्शन भी बता देते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन देखा है आपने? ऑब्वियस सी बात है, देखा होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक बहुत, आई थिंक यहाँ पे सेम थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक है, इज़ अ स्लो रेट, सॉरी सही है। ओके, रियल लाइफ कनेक्शंस की बात कर रहे हैं हम। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। कभी देखा है कि रातों रात आपकी साइकिल पे जंग लग जाए या ऐसी चीजें? नहीं ना, क्योंकि ये रिएक्शंस, ये रेट जो होती है वो काफी स्लो होती है, रिएक्शंस काफी स्लो होती हैं। कंबशन ऑफ पेट्रोल ये बहुत फास्ट होता है, और फोटोसिंथेसिस ये एक मॉडरेट समय लेता है, डिपेंड्स ऑन CO2। अगर आपको इसके डिटेल लेक्चर्स देखने, इसका पूरा कॉन्सेप्ट जानना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों होता है, कंबंशन ऑफ पेट्रोल क्यों होता है, या फिर फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। इसमें मैंने आपको इलैबोरेशन में बताया। हर चैप्टर से कम 10 से 15 ऐसे शॉर्ट्स डालूँगी, जो कि आपको इस चैप्टर को रियल लाइफ कनेक्ट कर पाएगा। सिर्फ़ आप मैथमेटिकल फॉर्म नहीं, इसके रियल लाइफ कनेक्शन भी देख पाओगे। तो इस तरीके से हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसी एनर्जी और इसी इंटेंसिटी के लिए। तब तक के लिए आप प्लीज़ स्टे ट्यून और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
ताकि एग्ज़ाम्स में नंबर कम ना होए भाई आपके। ओके, टिल देन बाय बाय।